अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव। इससे पहले हमने ट्रांसफर वेव में स्टैंडिंग वेव्स पे पढ़ा था, यानी स्टेशनरी वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स। तब ट्रांसफर वेव्स के लिहाज से देखा था। आज हमारा टॉपिक स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो जाहिर हम साउंड का सहारा लेंगे। तो आपके पास जब सुपर पोजिशन होती है उन वेव्स की जो अपोजिट सिंथ में ट्रेवल कर रही होती हैं, तो तब जो फिनोमेना बनता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, हम कहेंगे लेट से साउंड प्रोपोगेट कर रही है किसी पाइप में से जिसकी फाइनाइट लेंथ है। ठीक है, वहां से वेव टक्कर खाएंगी और उसी तरीके से वापस आएंगी, यानी उस एंड से वापस आएंगी, तो वो जैसे ट्रांसफर वेव टक्कर खा के वापस आती थी। मगर अब जो मुद्दे की बात है वो क्या है, यहाँ पे एक टर्म मैं बोलूंगा प्रेशर नोड। ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे स्टैंडिंग साउंड, यानी जहां पे आपके पास प्रेशर और डेंसिटी में बदलाव नहीं आएगा। तो प्रेशर नोड समझ के क्या होगा, यानी प्रेशर नोड आपके पास एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट जिसमें डेंसिटी और प्रेशर में बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कहेंगे दूसरे मतलब में कि जब वो बदलेगा नहीं तो प्रेशर नोड हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। ये बड़ी अहम बात है। प्रेशर नोड हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। और जब भी आप कोई पाइप देखेंगे उसमें जो ओपन एंड होगा वहां पे हमेशा प्रेशर नोड बनेगा। ये दो बातें अब आपने दिमाग में बिठा लेनी है। यानी जहां कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड देखो तो समझो कि यहाँ पे प्रेशर का क्या है, नोड है। और जहां पे भी कोई पाइप खुला मुंह वाला देखो तो उस खुले मुंह पे हमेशा क्या बनेगा, प्रेशर नोड बनेगा। यानी दूसरे लफ्जों में खुले सिरे पे हमेशा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा। मुद्दा समझ आ गया। अब इसी तरीके से जो दूसरी टर्म है वो है प्रेशर का एंटी नोड। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें वेरिएशन आपके पास प्रेशर और डेंसिटी में क्या होंगी, ग्रेटेस्ट होंगी। यानी कि एंटी नोड वो प्रेशर एंटी नोड वो पॉइंट होगा जिसमें आपका प्रेशर में और या डेंसिटी में बदलाव सबसे ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ दूसरे लफ्जों में कि प्रेशर का जो एंटी नोड होगा वो डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा। ठीक होगी बात। और क्लोज एंड जब भी आप कहीं देखेंगे किसी पाइप में तो वो प्रेशर का क्या बना रहा होगा, एंटी नोड। जब वो प्रेशर का एंटी नोड बनाएगा तो समझो उस मकाम पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, नोड होगा। तो बंद सिरा जहां पे भी हो वहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ गए। तो ये आपने चंद टर्म्स, ये बातें याद रखनी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ये बहुत अहम रिजल्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है जनाब। अब अगली एक बड़ी बात है कि जब आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव टक्कर खा के वापिस आती है किसी क्लोज एंड से, तो आप कहेंगे कि वहां पे कोई फेस चेंज नहीं आएगा। यानी क्रस्ट थी तो क्रस्ट आ जाएगी, ट्रफ थी तो ट्रफ वापिस आ जाएगी, या सॉरी कंप्रेशन थी तो कंप्रेशन वापिस आएगा, रेयर फ्रैक्शन थी तो रेयर फ्रैक्शन वापिस आएगा। लेकिन जब आप ओपन एंड पे होते हैं वहां से लॉन्गिट्यूडनल वेव वापस आती है तो आप कहेंगे वहां पे फेज चेंज आएगा 180 का। कंप्रेशन थी तो रेयर फ्रैक्शन हो जाएगी, रेयर फ्रैक्शन थी तो कंप्रेशन हो जाएगी। अच्छा जी, तो पाइप अगर आप इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास अगर पाइप दोनों सिरों से खुला हो तो आप उसके किनारे पे स्पीकर लगा देते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि ओपन एंड पे प्रेशर का नोड है और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, एंटी नोड है। तो जरा देखते हैं इस बात को। तो जनाब आपने यहाँ पे नोड डिफाइन किया, ये आपके पास नोड आ गया। नोड से नोड का डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होता है, तो एल लेंथ के अंदर लैम्डा बाई 2 आ गया। तो एल बराबर आ जाएगा किस, लैम्डा बराबर आ जाएगा किसके, 2 एल के। यहाँ पे जनरल फार्मूला लिखा हुआ है, आप चूंकि फर्स्ट केस देख रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। वी ओवर लैम्डा आना था तो वी ओवर 2 एल आ गया। यहाँ पे जैसे आप इस केस में देख रहे हैं फर्स्ट केस में, तो आप एन की जो वैल्यू रखते जाओगे अगला केस बनता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे अब आपको कितने नोड दिख रहे हैं, एक नोड से नोड ये, एक नोड से नोड ये। तो नोड से नोड की दूरी लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, कितने लैम्डा बाई 2 हो गए, 2 लैम्डा बाई 2। तो इसका लैम्डा बच गया, तो एल लेंथ के अंदर लैम्डा आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वी ओवर एफ एल लिखेंगे।
अगर इसको यही चीज बनानी है V/2L, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे तो V/2L ये यही वाली फ्रीक्वेंसी नहीं बन जाएगी फंडामेंटल, जिसे हम नाम देंगे आगे चल के। तो सो ऑन सो आप देख सकते हैं कि सारे मामलात आपको समझ आ जाएंगे। नोड से नोड की दूरी चलते जाओ और वो वैल्यू प्लेस करते जाओ। तो जनाब ये अब आपका जनरल टूल आ गया। Fn बराबर हो गया NF1 के। यहाँ पे तमाम आपको वैल्यूज मिल रही हैं, यानी F1 भी मिलेगी, F2 भी मिलेगी, F3 भी मिलेगी, F4 भी मिलेगी। और F2 किसके बराबर होगी? 2F1 के। F3 किसके बराबर होगी? 3F1 के। F4 किसके बराबर होगी? 4F1 के। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ट्रांसफर वेव्स के मामले में पढ़ा था। अब अगर आपका पाइप एक एंड से ओपन है और एक एंड से क्लोज है, तो अब आप जरा देखो कि यहां से आप जा रहे हैं, क्रस्ट गई थी तो ट्रफ वापस आई, ठीक है। तो 180 का क्या आया? फेस चेंज आ गया। तो आपने वैल्यू प्लेस कर दी, लैम्डा इज इक्वल टू 4L आ गया यहां से। तो क्योंकि नोड से एंटी नोड की जो दूरी है वो कितनी है जनाब? वो आपकी λ/4 है। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? 4L के बराबर आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि F बराबर आ जाएगा V/4L के, यानी इसमें N की वैल्यू 1 प्लेस कर दी। अब जरा यहां से देखो, नोड से नोड की दूरी दैट इज λ/2, नोड से एंटी नोड की दूरी दैट इज λ/4। तो λ/4 λ/2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3 λ/4। मगर आपको लैम्डा चाहिए तो 4L/3 लिखा जा सकता है। तो अब जब F की वैल्यू प्लेस करोगे तो V/4L ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब F2 नहीं बना बल्कि 3F1 बन गया। तो यहां पे भी ये चीज याद रखनी है, ऑड वैल्यूज आ रही हैं सिर्फ 1 3 5 7, ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये चीज समझ लेनी है आपने कि भाई यहाँ पे n की वैल्यू सिर्फ ऑड मुमकिन है, यानी F1 के बाद F आपके पास F जो आएगा नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की वो 3F1 के बराबर आएगी, फिर 5F1 के बराबर आएगी, ठीक है। मैं लफ्ज बोल देता हूँ हार्मोनिक्स, अभी आपको डिटेल में समझ आ जाएगी हार्मोनिक्स क्या होंगे। तो आपके पास ये चीज समझ लेनी है कि जब आपके दोनों एंड ओपन होते हैं तो हर तरह की फ्रीक्वेंसी हासिल हो रही होती है, F1 F2 F3 F4। जबकि जब एक एंड क्लोज होता है तो सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आपको मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कहें कि एक सिस्टम है जिसमें तमाम फ्रीक्वेंसियां आ सकती हैं F1 F2 F3, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बनेगा? F3 बड़ी होगी F2 से, F2 बड़ा होगा किससे? F1 से। जो सबसे कम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसे F1 कहेंगे वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास ऑसिलेशन का फंडामेंटल मोड होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उसके लिए लफ्ज बोलेंगे ओवरटोन। F2 क्या है? फर्स्ट ओवरटोन। F3 क्या है? सेकंड ओवरटोन, सो ऑन सो। अब इसमें एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है जो मैंने यहां पे लिखा कि अगर आपके पास ओवरटोन इंटीग्रल मल्टीपल हो फंडामेंटल के, यानी n इज इंटीजर है, तो ऐसे केस में ओवरटोन को हार्मोनिक्स भी बोल देंगे। बात समझ आ गई? तो आपके पास इसका मतलब जो फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल है, सेकंड हार्मोनिक जो है वो आपका फर्स्ट ओवरटोन है, यानी F2 वो सेकंड हार्मोनिक होगा मगर फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। इसी तरीके से F3 थर्ड हार्मोनिक होगा मगर सेकंड ओवरटोन कहलाएगा। क्लियर होगी बात? तो जनाब आगे चलते हैं। अब आपके पास लफ्ज आएगा ऑर्गन पाइप। आमतौर पे ऑर्गन पाइप्स ढेर सारे होते हैं और हर एक की लेंथ मुख्तलिफ होती है। तो वो आपके पास हर ऑर्गन पाइप सिर्फ एक सिंगल नोट या एक सिंगल फ्रीक्वेंसी आपको देता है। जब हम विंड इंस्ट्रूमेंट्स का लफ्ज जनरलाइज कर देते हैं तो इसका मतलब आप कहेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट्स में इसके साइड्स पे होल होते हैं, आप फिंगर्स की मदद से उन होल्स को खोलते हैं, बंद करते हैं, जिससे इफेक्टिव लेंथ बदल जाती है, यानी एयर कॉलम की, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, ठीक है। और जो ये विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनमें जो फ्रीक्वेंसी होती है ये स्पीड पे डिपेंड कर रही होती है, स्पीड ऑफ साउंड पे। अब हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड तो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी बदलेगी तो पिच बदल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से इंस्ट्रूमेंट्स की, विंड इंस्ट्रूमेंट्स की पिच या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो आपके पास अगर हम इसकी एग्जांपल देखें जैसे फ्लूट है, रिकॉर्डर है, क्लारनेट है, तो ये सारी चीजें हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट्स में शुमार की जाती हैं।
तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।